पढ़े। देखो सबसे पहला पॉइंट था आपका इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, क्या है सबसे पहला पॉइंट? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये मैंने आपको समझाया था, वो फील्ड जो किसी भी चीज को क्या कर पाए, मैग्नेटाइज कर पाए, उसी को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑल्दो बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे तरीके हैं किसी भी चीज को मैग्नेट बनाने के। किसी बार मैग्नेट के साथ रख दो तो भी मैग्नेट बन जाता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बोलता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो जो एक सोलेनॉइड की है। किसकी है? सोलेनॉइड की। क्योंकि ये बोलता है कि किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सोलेनॉइड लेना है, ठीक है, और सोलेनॉइड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है, और इसमें क्या रखना है? वो मटेरियल को क्या करना है आपको? प्लेस कर देना है। वो मटेरियल को क्या कर देना है आपको? प्लेस कर देना है। तो जैसे ही कोई मटेरियल को जो कि बाहर था, उस मटेरियल को आपने कहां प्लेस कर दिया है? सोलेनॉइड के अंदर। तो अब ये मटेरियल क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो कौन कर रहा है इसको मैग्नेटाइज? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसकी? सोलेनॉइड की। और सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? B = μ0 Ni। B = μ0 Ni। ये बात समझ में आई? इतनी चीज क्लियर है। इसीलिए इसी बी को क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि यही मैग्नेट बना रही है। ठीक है, क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है, नोट्स में है, पढ़ लोगे। इंग्लिश पढ़ लेना, ऑल दो पेपर में आज तक नहीं पूछा गया है, बस इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है। वो फील्ड जो किसी को मैग्नेट बनाते हैं उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें, अगला पॉइंट। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सबको याद है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते थे जिसके पास क्या होते थे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते थे जिसके पास होता था एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन के पास तो अपना जोड़ा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी तो एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, लेकिन लास्ट में फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसका जोड़ा मिल ही नहीं रहा, जो बेचारा सिंगल रह गया। समझ में आया? बाकी सब किसी के साथ चिपक गए। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 11। तो क्या इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है ना, काइंड ऑफ, क्योंकि हर बार 10 तो हो जाएंगे, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, ठीक है, उसका छठा सातवें के साथ, आठवां नौवां के साथ। कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? अच्छा, ये गड़बड़ कर दी मैंने। चलो 5 6 के साथ, 4 को मैंने दोनों के साथ मिला दिया। ठीक है, वो डबल डेट कर रहा था वो, ठीक है, चीटिंग कर रहा है वो। 7 8 9 10। अरे यार चलो कोई बात नहीं, तुम समझ गए ना। ठीक है, वो मेरी गड़बड़ होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, माई मिस्टेक। फिलहाल के लिए आप समझ गए। वन एयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी हर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मिल जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते थे जिसके हर एक एटम के पास एक कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? अनपेयर्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, इस एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अंत में एक इलेक्ट्रॉन बेचारा बच ही जाएगा जिसके अपोजिट कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो उसकी ही मैग्नेटिक फील्ड मानी जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? ये चीज क्लियर हुई? बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे अगर बनाओ तो मान लो एक इस तरह से बना कर, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर रोटेट कर रहा है तो मान लेते हैं कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि किधर रोटेट कर रहा है? इधर। तो आप बताओ ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि अगर करंट किसी भी वायर में ऐसे होता है तो कौन सा पोल बनाता है बताओ? नॉर्थ पोल। ठीक है, और इसके अपोजिट होता है तो क्या बनाता है वो? साउथ पोल। तो अगर एक ही एटम में एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहा है तो ये तो पेयर्ड हो गए ना। एक नॉर्थ बना देगा, एक साउथ बना देगा, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी तो एक की मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगी? अंदर की तरफ, और दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसा करते करते फिर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बच जा रहा है जिसके अपोजिट कोई है ही नहीं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेचारे के पास कोई है ही नहीं, कोई दूसरा। तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जिसके अपोजिट कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब वो बेचारा घूमता रहेगा, और जब वो घूमता रहेगा तो उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लो इस डायरेक्शन में। अब इसके अपोजिट कोई है ही नहीं, तो कोई दूसरा एटम भी तो होगा। अभी तो मैंने एक एटम की बात करी ना, कोई दूसरा एटम यहाँ भी तो होगा, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ एटम होंगे। इस एटम के पास भी क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बना तो किसी एक ही चीज का होगा। जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के तो एटम होंगे इसके, तो एक एल्यूमिनियम का एटम की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, तो दूसरा एल्यूमिनियम एटम की मैग्नेटिक फील्ड नीचे भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। चांसेस है कि नहीं है? क्योंकि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
मिलियंस ऑफ एटम के पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। तो वैसे ही एक दूसरा एटम भी होगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, एक और एटम होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी। अब मैं पूरे एटम की बात कर रहा हूँ, पूरे एटम की मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब मैं मटेरियल ऐसा होल देखूं, मटेरियल ऐसा होल, पूरे इस मटेरियल को ही देखने लग जाऊं, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि ये वाले एटम की मैग्नेटिक फील्ड कौन कैंसिल आउट कर रहा है, ये इस वाले की। तो हर एक एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो इसका पेयर बनाने के लिए कौन सा करके कोई दूसरा एटम आ रहा है कि भैया तेरा साथ मैं दूंगा, समझ में आया। तो इसको अपनी लीग के बाहर वाला कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि किसमें नहीं होता था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में उसी के खुद के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते थे जो कि ऊपर ही नीचे कर लेते थे, समझ में आया कि नहीं है। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो फेरो से कैसे अलग होता है, किसी को पता है, हाँ उसमें डोमेन्स होते हैं बस। फेरो में भी क्या होते हैं, फेरो में भी ऐसे ही होता है भैया, फेरो के पास भी कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये अलग होता है इसलिए क्योंकि भैया इसमें ना अलग अलग रीजन होते हैं, और उस अलग अलग रीजन के एटम के सारे इलेक्ट्रॉन या सारे एटम एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, पॉइंट आउट, कोई नीचे तो कोई दाएं कोई बाएं। इसी छोटे छोटे रीजन को क्या बोलते हैं हम, डोमेन्स। इसमें एक पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक बस इतना ही फर्क होता है कि पैरामैग्नेटिक में हर एक एटम के पास इंडिविजुअल फ्रीडम होती है कि भैया वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा है जिसके हर एक रीजन में क्या होता है, एटम्स को, हर एक रीजन के एटम्स को इंडिविजुअल क्या नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। अगर एक एटम इधर है के इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम की मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो सारे एटम की मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, सेम ही डायरेक्शन में, समझ में आया। ये बेसिकली एक मॉडर्न परिवार है, ये एक ऑर्थोडॉक्स परिवार है पुराने जमाने का। मॉडर्न परिवार बोलता है कि किसी और कास्ट में जाना है तो जा, फ्री, बाहर घूमना है घूम, मजे मार, कुछ कर। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, अपने बरादरी का ही ठीक रहना, अगर इसकी ऐसी हुई है तो दूसरा भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो सारे एटम बाउंडेड होते हैं कि भैया सबकी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, सेम में ही होगी, समझ में आया। इतनी चीज क्लियर होगी सबको, ठीक है। अब इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करें, इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करें हम, कैसे करेंगे मैग्नेटाइज, बताओ क्या लेंगे, सोलेनॉइड, उसमें क्या करेंगे, एक बैटरी, ठीक है, और कनेक्ट करके इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। अब इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं यहां कर दूंगा इस तरह से, तो जो एटम ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कर रहा था, क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो सोलेनॉइड की रेड कलर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है ना, ये इसको इंटरसेक्ट कर देगी, और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस एटम को बोलेगी भैया अपनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर, मैं नहीं मानूंगा ऐसे, ठीक है। तो इस एटम को मजबूरन अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहां करनी पड़ेगी, सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे ही करके ये वाला एटम भी घूम जाएगा, ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन करेगा, ये भी इधर कर देगा, ये भी इधर कर देगा, सही है, सही है कि नहीं है। अब मेरे को बस इतना आंसर कर दो कि अब इस पूरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, घट गई, या कोई चेंज नहीं है, बढ़ गई, बढ़ गई। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि पहले ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड तो थी, रेड कलर की दिख रही है सोलेनॉइड की, लेकिन अब इस मटेरियल की भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो कि पहले अलग अलग डायरेक्शन में थी, लेकिन अब तो एक ही डायरेक्शन में हो गई ना। अब जैसे ये एक ही डायरेक्शन में हो गई, तो इन्होंने भी तो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्या कर ली, प्रोड्यूस कर ली। ये चारों कनेक्ट होकर एक और मैग्नेटिक फील्ड तो बना लेंगे अब। इसीलिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या डाला जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर। आप कितने डिवाइस पढ़ लिया आपने, गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, बढ़ जाए। जो कॉइल की होगी वो तो होगी, लेकिन वो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जब आयरन कोर से पास करेगी तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और डबल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, पावर बढ़ जाती है, समझ में आया कि नहीं। तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसी चीज को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस किस की, सोलेनॉइड की प्लस मटेरियल की, समझ में आया, बाहर की प्लस अंदर की, दोनों को प्लस कर दूं, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से क्लियर है, ठीक है, सबको ये क्लियरिटी आई, बताऊं, ठीक है। तो पहले जो मटेरियल नॉन मैग्नेटाइज था, अब वो मैग्नेटाइज हो गया, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और बाकी सोलेनॉइड की तो है ही जो जा रही थी इससे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 4 हो गई, पहले 2 ही थी, बढ़ गई मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी आती है उसको इंडक्शन बोलते हैं, बाकी थ्योरेटिकल, हाँ ठीक है, जो मैग्नेटाइज कर रहा था और जो मैग्नेटाइज हो रहा था दोनों मिल जाते हैं ना, ठीक है।
ये चीज क्लियर होगी। थ्योरेटिकल पढ़ लेना, ऑल्दो ये दोनों ही पॉइंट पेपर में नहीं आए तो बस थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद जो वाले पॉइंट्स पेपर में आए तो वो अब ध्यान समझना। उसके बाद है अगला जो टर्म है वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यहां से आपका स्टार्ट होता है और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एच से। किससे डिनोट करते हैं हम? एच। ठीक है, ये मान लो सोलेनॉइड है, इसमें फिर से हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया एक मटेरियल, वही पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दिस इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे पी लिख देते हैं। अब मैं इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर रहा हूँ? मैग्नेटाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? किसके हेल्प से? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट जा रहा है, करंट की वजह से सोलेनॉइड में क्या बनेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। ठीक है, ये सही है। अब मान लो कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये मैग्नेटाइज तो हो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, और मैं चाहता हूं ये और ज्यादा मैग्नेटाइज हो। क्या हो? तो मेरे पास क्या कंडीशन है कि इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूं? हाँ, वेरी गुड। अगर मैं यहां पर करंट बढ़ा दूं तो करंट ज्यादा जाएगा। करंट जाएगा तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये भी क्या होंगी? ज्यादा जाएगी, और ये बढ़ेगी तो इसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अभी दो ही मैग्नेटिक फील्ड है। इसके एटम को मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? इधर हो जा। लेकिन जब बहुत सारा करंट होगा तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और फिर इसके जो बचे कुछ एटम होंगे जो नहीं भी होना चाह रहे होंगे, उनको भी मजबूरन क्या करना पड़ेगा? खुद को अलाइन करना पड़ेगा। तो सारे एटम कहां कर देंगे? खुद को अलाइन कर देंगे। तो यहां पे इस मटेरियल को है नहीं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस ये है कि फेरो में क्योंकि डोमेन्स होते हैं तो इसीलिए वो इजीली मैग्नेट बन जाता है। ये भी बनेगा, और जब ये बन जाएगा तो उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे वापस नॉर्मल हो जाएगा। फेरो में ऐसा नहीं होता। फेरो में डोमेन हर इलेक्ट्रॉन को उसी डायरेक्शन में रखते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे ये है, अभी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेट है, ये हटा दो मैग्नेटिक फील्ड, बैटरी हटा दो, वापस क्या बन जाएगा? ये नॉर्मल। क्योंकि हर एक एटम के पास क्या थी? फ्रीडम थी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपके घर में कोई होगा, दादाजी आते होंगे तो घर के सारे लोग क्या हो जाते होंगे? एक जैसे कि अभी भैया दादाजी आई हैं तो उनको दिखाना है कि नहीं हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, मिलजुल के रहते हैं सारे, चाचा चाची ताऊ ताता ताऊ जो भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही दादाजी गए सारे अपने इंडिविजुअल, है कि नहीं? समझ में आया? लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्योंकि डोमेन्स होते हैं, क्या होते हैं? डोमेन्स, और हर एक डोमेन के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है? एक पर्टिकुलर मोशन को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको मैग्नेटाइज करते हो ना तो इसमें मैग्नेटाइजेशन के बाद क्या हो जाती है बताओ? सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? एक ही डायरेक्शन में। कहां जाते हैं? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट। हाँ, अब ये हुआ कब? जब इसको आपने कहां रखा होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, समझ में आया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब आपने इस मेटेरियल को बाहर निकाला। क्या निकाला? बाहर निकाला। ठीक है, मान लो ये बाहर निकाल दिया आपने। ठीक है, अब मैं ऐसे रीजन बना दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या एटम वापस ऐसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? मैं रीजन बताता हूं। देखो, मान लो इनमें से कोई एक एटम है, जैसे ये वाला, ये बोलता है कि मैं पहले नीचे की तरफ था, अब मैं किसकी तरफ हूं? राइट की तरफ हूं, मुझे नीचे जाना है। क्या अलाउड है? नहीं, क्योंकि ये अगर नीचे जाएगा तो उसको भी नीचे जाना पड़ेगा। या तो दोनों ही नीचे जाएंगे या दोनों ही इसी डायरेक्शन में जाएंगे। वैसे ही हर एक डोमेन के ले लो। ठीक है, जैसे ये वाले डोमेन पकड़ो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कहां थे? नीचे की तरफ। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कहां है? सामने। अब या तो तीनों नीचे जाएंगे या तीनों सामने रहेंगे। तो क्योंकि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ही नहीं है कि तो मूव कर सकता है, तो इसको मजबूरन इसी पॉलिसी को मेंटेन रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरो से क्या होते हैं? अलग होते हैं, क्योंकि पैरा मैग्नेटाइज होने के बाद डीमैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन फेरो एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन उसकी रहती है। ये चीज समझ में आ गई? नहीं, एक बार डोमेन टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। अरे बाद में पूछ लेते, तूने मुझे कंफ्यूज कर दिया, पता नहीं क्या बोल लिया तो। हाँ,
तो बोलता हूँ सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं उसको। तभी तो इसमें अभी बताऊंगा, वो ग्राफ में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गए। तो इस मटेरियल को अगर मैग्नेटाइज करना है तो पहला तरीका क्या है, क्या चीज बढ़ा दो, अरे क्या चीज बढ़ाओ जल्दी बताओ, करंट बढ़ाओ। तो अगर तुम करंट बढ़ाओगे तो ये मैग्नेटिक जल्दी बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। एक है छोटी सोलेनॉइड, एक है बड़ी सोलेनॉइड, ठीक है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है, बड़ी सोलेनॉइड। बड़ी सोलेनॉइड में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी कैसी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। रक्षित ऋषि बाहर चले जाओ, बाहर करके आओ जाओ, ठीक है, मेरे को पढ़ाने दो, ठीक। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना इजी होगा क्या करना है, इसको क्या बनाना, मैग्नेटाइज करना। तो इसीलिए ये जो फील्ड है सोलेनॉइड की, ये जो फील्ड है, ठीक है, ये जो सोलेनॉइड की फील्ड है, ये जो बन रही है, ये फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी कि ये किसी और चीज को क्या बना पाए, मैग्नेटाइज बन जाए। वो दो ही चीज पे तो डिपेंड कर रही है, एक है नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरा है करंट, और उसी को क्या बोला जाता है, एच। कि कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी एक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो सोलेनॉइड हैं, एक सोलेनॉइड ये है और एक सोलेनॉइड ये है, ठीक है। कौन इजीली मैग्नेटाइज कर पाएगा बताओ, ए या बी, ए या बी, बी। लेकिन फिजिक्स में तो हर चीज न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए ना, भैया क्यों कर पाएगा। आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, आप बोलोगे करंट ज्यादा है, तो बोलेगा भैया कितना ज्यादा कर पाएगा, कैलकुलेट करके बताओ। तो आप क्या करोगे, इसमें भी एच निकालोगे, इसका भी क्या निकालोगे, एच। इसका एच क्या आएगा, क्या फॉर्मूला था, एन आई। कितना नंबर ऑफ टर्न सीख रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ लिखोगे 4, ऑल दो 4 नहीं लिखोगे, ध्यान रखना 4 डिवाइडेड बाई ये लेंथ भी आएगी, क्योंकि छोटा एन क्या होता था, कैपिटल एन बाई एल, याद है ना, ठीक है। मान लेते हैं कि जो भी है, फिलहाल मैं 4 ही लिख दे रहा हूँ। इसकी लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर है, इसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, मान लो 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से तो 4 बाई क्या आएगा यहाँ पे 1, सही है। छोटा एन होता है ना, एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न 4 है, लेंथ है। और करंट कितना है, मान लेते हैं इससे जो करंट जा रहा है वो 4 एम्पियर है, तो क्या जाएगा इसका 4, तो एन कितना आ जाएगा बताओ, सॉरी एच, ये एच है ना, एच कितना आ जाएगा 16। मतलब इसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 16 है। अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना लेते हैं 10, तो 10 डिवाइड बाय क्या आएगा 2, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 10, लेंथ कितनी हो गई 2। और इससे जो करंट जा रहा है, क्योंकि बैटरी बहुत पावरफुल है, मान लो से 8 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो कितना आएगा 8, इससे कटेगा क्या जाएगा 4, एच कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा, किसका एच ज्यादा है। तो न्यूमेरिकली बता दिया ना आपने कि भैया दूसरा वाला सोलेनॉइड ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि इसकी क्या चीज ज्यादा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, इसको इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, कितनी ज्यादा होगी, 24 यूनिट ज्यादा है। तो 24 यूनिट ज्यादा इजीली है दूसरे चीज को क्या कर पाएगा, मैग्नेटाइज कर पाएगा। अब समझ में आया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी को मैग्नेटिक बना पा रही है, नहीं बना पा रही, उसी प्रॉपर्टी को एच बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी, आगे चले हम। कुछ गिर भी गया, अच्छा झटका। अगला आता है इसका जस्ट उल्टा, क्या है बताओ, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। जिसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान दो, एक मटेरियल था, ये भी मटेरियल था एक, ठीक है, दोनों के दोनों मटेरियल थे। इनिशियली इसको रखा गया था कहां पे, बाहर, तो इसके हर एक एटम के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां होंगे, रैंडम डायरेक्शन में, सही है, ये चीज क्लियर है। जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मांगेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पता है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला क्या यहीं रहेगा, नहीं, ये अपने आप को क्या करेगा, रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्या ये यहीं रहेगा, नहीं, ये रोटेट करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वैसे ये भी रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, 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 सही है, बन गया मैग्नेट है, ठीक है। अब इसी चीज को समझो, दो मटेरियल है, मान लो एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है, ठीक है। दोनों में बना देता हूँ 1 2 3 4 5, ऐसे बना देता हूँ। इसमें भी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें भी रैंडम डायरेक्शन में दिख रहे होंगे ना, ठीक है, दोनों में रैंडम डायरेक्शन में।
अब दोनों को ही मैंने सोलेनोइड के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर सेम बैटरी लगाई मैंने, 1 2 3 4 5 6, दोनों के अंदर सेम बैटरी लगाई। ठीक है, अब यहां पे ना 1 और 2, ऊपर वाले 2 के मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो गए, नीचे वाले नहीं हो रहे, नीचे वाले ऐसे ही रह रहे। ठीक है, नीचे वाले ऐसे ही रह रहे। मान लो इसमें मान लेते हैं 1 2 3 चेंज हो गए, ये वाला चेंज हो गया, ऊपर वाला चेंज हो गया, नीचे वाला चेंज हो गया, बाकी 2 नहीं मान रहे। ठीक है, बताओ कौन सा मटेरियल खुद को मैग्नेटाइज इजीली होने दे रहा है, ए या बी? वेरी गुड, ए या बी? बी। बी इजीली होने दे रहा है क्योंकि दोनों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाई थी? सेम, जिसको मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे? एच। दोनों के लिए एच क्या था? सेम ही था ना, दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम थे, दोनों का करंट सेम था, दोनों के लिए एच क्या था? सेम। लेकिन फिर भी एक मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, एक मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज, तो मतलब ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो मैग्नेटाइज होना भी चाह रहा है या उसी को मैथमेटिकली किससे दिखाते हैं हम? एम से। और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी मटेरियल का ये निकालना है कि वो मैग्नेटाइज होना पा रहा है या होना चाह रहा है या फिर नहीं होना चाह रहा है, तो दोनों में ही 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो। क्या ले लो? 1 यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो इसके 1 यूनिट वॉल्यूम ये थी और इसकी 1 यूनिट वॉल्यूम क्या थी? ये थी। ठीक है, अब दोनों में ही आपको दिख रहा है ना, पहले 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? ठीक है, ये तो बाहर कर दिया मैंने, मान लो इसको थोड़ा अंदर बनाता तो कितने दिखते? 2। दूसरे में कितने दिखते 1 यूनिट वॉल्यूम में? तो दोनों के ही सेम वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शिफ्ट हुए? समझ में आया? अब इसमें वॉल्यूम क्यों लिए पता चल रहा है कि नहीं? क्योंकि वॉल्यूम इसलिए लिए क्योंकि अगर मान लो कि एक मटेरियल बड़ा है, एक मटेरियल बेचारा छोटा सा है, तो डेफिनेटली बड़े में ज्यादा डाइपोल शिफ्ट होंगे। होंगे कि नहीं? क्योंकि बड़े वाले मटेरियल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? मान लो ये रैंडम मैंने बना रखा है, ठीक है, इसमें रैंडम में बेचारे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मानो दोनों को ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो डेफिनेटली किसके डाइपोल ज्यादा शिफ्ट होंगे? ऊपर वाले के, क्योंकि ऊपर वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं केवल इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो जो जितना बड़ा मटेरियल होगा उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा शिफ्ट होंगे। तो फिर तो मैं ये बोल दूंगा कि ऊपर वाला इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, ऐसे ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ऊपर वाले की क्या ज्यादा है? वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन मेरे को अगर फेयर कंपैरिजन करना हो कि एक्चुअल में दोनों में से कौन सा इजीली मैग्नेटाइज होना चाह रहा है, तो दोनों के शेप को क्या करना पड़ेगा? सेम, दोनों को एक्जैक्टली सेम लेना पड़ेगा। बट इन रियल लाइफ इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप आइडेंटिकल ले लो। तो हम क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकली बोलते हैं दोनों की हम कितनी वॉल्यूम लेंगे? पर यूनिट। पर यूनिट मतलब पता है वो वॉल्यूम जिसकी लेंथ भी कितनी हो? 1 हो, ब्रेड्थ भी कितनी हो? 1, और हाइट भी कितनी हो? 1। तो तब जाके ये जो बक्सा बनेगा इसी को क्या बोलते हैं हम? पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप अगर एक बड़ा मटेरियल लो या फिर एक छोटा मटेरियल लो, आपको अगर इलेक्ट्रॉन देखने होंगे तो कितने के देखने होंगे? 1 यूनिट वॉल्यूम के। दोनों के ही 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने डाइपोल शिफ्ट हो गए हैं उसमें से भी जिसके ज्यादा हुए हैं वही ज्यादा अच्छा मटेरियल है। ठीक है, इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में मान लो 2 शिफ्ट हो गए, इसके 1 ही शिफ्ट हुआ है, तो कौन सा अच्छा मटेरियल है? ये वाला अच्छा मटेरियल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, कि किसी भी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर है। अगर ये भी चीज क्लियर नहीं तो बस इतना समझ लो, H था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है? M है मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, कि वो कितना इजीली क्या बनना चाह रहा है? मैग्नेट बनना चाह रहा है। सही है, जितना बड़ा M होगा है कैपिटल M, जितना बड़े ये वैल्यू होगी उतना अच्छा मटेरियल होगा। अगर आपको मैं 2 मटेरियल दूं और बोलूं कि भैया एक का M है मान लो 10, एक का M है 2, तो कौन सा अच्छा मटेरियल होगा? 10 या 2? 10। इस 10 का मतलब है कि इसके पर यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। इसके पर यूनिट में कितने शिफ्ट होंगे? 2। जब आप दोनों में ही सेम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो जब सेम मैग्नेटिक में ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है तो अच्छा तो ये होगा ना। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो दोनों में समझ में आ गया H और M में क्या फर्क है? हाँ भाई बताओ, H और M में फर्क समझ में आया? क्या है? हाँ, H है एक्सटर्नल, और M क्या है? इंटरनल शिफ्ट। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा ना। चाहे कोई भी मटेरियल हो भैया, अगर तुम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो बाहर का मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी? बढ़ेगी ना। इसको उल्टा लिख दिया मैंने, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मटेरियल की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्या करने की? खुद को मैग्नेटाइज करने की। यही रिलेशन होता है।
और यही मैं तुमको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इसी रिलेशन को पैरामैग्नेटिक के लिए तुम जब पूछ रहे थे तो मैंने बोला पैरामैग्नेटिक में भी यही होता है। पैरामैग्नेटिक में भी क्या होता है, ये आपके पास एक सॉलिड है, इसके अंदर आपने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस किया, मान लो ये रहा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आपने क्या किया बताओ, बाहर से करंट को बढ़ाया, किसको बढ़ाया, करंट को बढ़ाया, तो आपने किसको बढ़ाया, एच को, एच को आपने क्या किया, बढ़ाया, तो बताओ एम बी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर के डायपोल शिफ्ट होते जाएंगे। लेकिन जब इस मटेरियल के सारे डायपोल शिफ्ट हो ही जाएंगे तो क्या उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, नहीं, अब तो बन चुका है पूरा मैग्नेट। मान लो इस मटेरियल में 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, अब क्या उससे ज्यादा मैग्नेट बन सकता है, नहीं, क्योंकि इतने ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये एम और एच का ग्राफ कैसा रहता है, इस तरह से रहता है। इनिशियली एच बढ़ाओगे एम बी क्या होगा, बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये बन चुका है पूरा मैग्नेट, उसके बाद आप एच को बढ़ाते जाओ, एम में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी रीजन को बोलते हैं, कौन सा रीजन, सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, समझ में आया, एम और एच में रिलेशन पता चल गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो, इसी के बाद आपकी आ जाती थी ससेप्टिबिलिटी। क्या आ जाती थी, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी क्या होता था बताओ, जाई क्या होता था बताओ, ये एम बाई एच। अब बताओ इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है, डेफिनेशन से क्लियर है भैया, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर दो मटेरियल हैं, एक है ए एक है बी, और क्योंकि नीचे है एच, नीचे है एच, एच मतलब हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड में किसी को क्या बोलते हैं, पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब होता है एक, तो दोनों से ही अगर मैंने एक ही मैग्नेटिक फील्ड पास करी, दोनों से ही क्या करी मैंने, एक ही, जिसका एम ज्यादा होगा, एम मतलब जिसमें ज्यादा डायपोल शिफ्ट होंगे, इसमें मान लो 3 शिफ्ट हो गए, इसमें केवल 2 ही शिफ्ट हुए, तो बताओ किसकी ज्यादा सेंसिटिविटी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक है। दोनों में सेम ही मैग्नेटिक फील्ड डाली मैंने, लेकिन फिर भी ए में 3 मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहा है, ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे हम, ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटाइजेशन मतलब मटेरियल कितना अच्छा मैग्नेट बना, कब बना, जब उसमें क्या लगाई गई, एक यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे जो जितना अच्छा बन जाए उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा है, मतलब वो उतना ज्यादा सेंसिटिव, उसको उतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं है प्रियंशी, समझ में आया। अगर एक और मटेरियल ले लूं, उससे भी मैंने एक ही पास करी, उसके सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए सिर्फ एक ही पास करने पे, तो क्या ये सेंसिटिव है, ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई और सब क्या बन गए, मैग्नेट बन गए, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, समझ में आई कि नहीं। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कांस्टेंट से, लेकिन कांस्टेंट फिर लगाओगे तो वो क्यूरी लॉ खराब हो जाएगा, छोड़ो। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अगला आपके एक लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है आपका, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताओ। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ऊपर क्या है मीडियम और नीचे क्या है फ्री स्पेस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 आ रही है, इसका क्या मतलब है, 1 कब आएगी, जब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों सेम होने का मतलब है कि कोई मीडियम को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर को भी उतना ही पसंद करिए जितना वो अंदर से, वो दोनों को सेम ही पसंद करिए, तभी दोनों की वैल्यू सेम आई होगी, तभी कट के क्या होगा, 1 आया होगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर किसी की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम आ रही है, 1 से कम कब आता है, कोई भी रेशियो 1 से कम तब होता है जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो, न्यूमिनेटर कम हो। डिनोमिनेटर क्या है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी ज्यादा है, मटेरियल की कम है। फॉर एग्जांपल फ्री स्पेस से 4 मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है और मटेरियल से क्या पास करिए, केवल 1, तो ऊपर क्या आएगा 4, सॉरी ऊपर नहीं, ऊपर क्या आएगा 1 और नीचे क्या आएगा 4। इसको जब डिवाइड करोगे 0.25, तो 1 से कम आया कि नहीं आया, 1 से कम आया। तो क्या ये मटेरियल को पसंद करिए, नहीं, ये किसको पसंद करिए, बाहर को। तो इन दोनों का रेशियो अगर 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब वो बाहर को ज्यादा
पसंद कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो बाहर को ज्यादा पसंद कर रहा है। कौन से मटेरियल होते हैं ऐसे? डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा है, और ऊपर वाला कब बड़ा होगा? जब ये क्या करेगी, अंदर को ज्यादा पसंद करेगी, बाहर को कम पसंद करेगी। इसीलिए मैथमेटिकली रिलेटिव परमिबिलिटी की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी? लेस देन 1, 1, ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 मतलब पसंद नहीं कर रहा वो मटेरियल को, ठीक है। 1 मतलब एग्जैक्टली सेम वही है, चाहे मटेरियल ले लो चाहे फ्री स्पेस ले लो। ऐसा होता है किसके लिए? जब आप फ्री स्पेस ले लेते हो या वैक्यूम ले लेते हो, फ्री स्पेस और वैक्यूम दोनों की परमिबिलिटी क्या होती है? सेम ही होती है, तो 1 आता है रेशियो वाले बोले पर, ठीक है। और जब भी मटेरियल को ज्यादा पसंद करेगी तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ये बात समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर, रिलेटिव परमिबिलिटी सबको क्लियर है? ठीक है, कर दे खत्म। अब समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? अब कोई भी पॉइंट आएगा पेपर में लिख पाओगे? ठीक है, जा सकते फिर।